Jai Mata Di all, and I'm really happy today that I'm sitting with Ria, the All India 5th rank in CS Executive Program newspapers. Result came on 25th Feb 2021. Everybody knows. आज के वीडियो को हम कोशिश करेंगे. It will be useful for all the students. जैसे रिया ने ऑल इंडिया 5th रैंक लिया है, सिंगल डिजिट रैंक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है. आज के वीडियो को हम यूजफुल बनाएंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स की वो भी रिया के रास्ते पर चलकर, जैसे रिया ने फॉलो किया पढ़ाई की, स्टडीज की, स्टडी शेड्यूल मैनेज किया, आप भी फॉलो कीजिए. थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे सो दैट यू कैन फॉलो हर and maybe try for all India rank yourself. Guidance. So guidance for everybody, and Ria will be giving the guidance from her side. क्योंकि मैं बोलता हूँ तो सबको लगता है कि इनका तो काम ही है बोलते रहना, और ये तो बोलेंगे ही क्योंकि इनको तो पैसे कमाने हैं हमसे. इट्स नॉट रियली लाइक दैट, बट आई से जेन्युइनली दिल से गाइडेंस देते हैं कि आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में या टॉप लॉ फर्म्स में कहीं अच्छी जगह पर अपना करियर बना लीजिए. बट आई से आज रिया का बोलने का दिन है, आज रिया ज्यादा बोलेगी, और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं राइट फ्रॉम द बेसिक, गेटिंग स्टार्टेड बिगनिंग, कि कैसे पढ़ाई शुरू की और कैसे कैसे ऑल इंडिया रैंक तक पहुंचे. 2 मिनट में मैं ये बताना चाहूंगा कि रिया ने जो मुझे ये बताया दैट शी गॉट क्वालिफाइड इन CS फाउंडेशन एग्जाम्स इन December 2018 फाउंडेशन एग्जाम्स. लेकिन उसके बाद शी हैड फॉलन इल वेरी मच, और तबीयत बीच में काफी खराब रही, टाइफाइड हुआ और बहुत कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आती रही. सर्जरीज हुई, माइनर सर्जरीज हुई 2, और and till I'll say September 2019 तक, the whole year 9 months went into the bad health conditions. और वहां से खड़े होना था, साइकोलॉजिकली भी खड़े होना था और पढ़ाई के लिए भी खड़े होना था. मतलब बैड हेल्थ से निकलना था और पढ़ाई के लिए खड़े होना था. 1 अक्टूबर 2019 शी स्टार्टेड स्टडिंग, 1 अक्टूबर 2019 से, और उस वक्त टारगेट था जून 2020 में ऑल इंडिया रैंक लेनी है. एंड द नंबर ऑफ months in the hands were 8 months in hands, और ऑल इंडिया रैंक लेने की तमन्ना थी. सो रिया, नाउ यू प्लीज एक्सप्लेन 1 अक्टूबर 2019 से आगे चलते हैं फटाफट, कि कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई की. So, sir, from 1st October, I started watching your lectures and I completed five law papers of yours till December. Company law, SUB, JIGL, EBCL, EBCL, and securities law. security laws put together, I'll say it is like 740 hours, 750 hours video lectures in 90 days, and kind of 9 hours, 8 to 9 hours per day तो देखना ही देखना है वीडियो लेक्चर, उसके बिना हो ही नहीं सकता. सो बिग डील. हाँ, कंसिस्टेंसी. संडेज. No, sir. No, sir. 25th December Christmas, 31st December New Year, Nothing at all, sir. It was just like स्टडीज, June. नो सेलिब्रेशंस. Yes. दिवाली भी थी बीच में, No, sir. Nothing और at तब all. कोरोना भी नहीं था, लेकिन नो दिवाली, नथिंग. मतलब, और अगर किसी दिन बीच में एक दिन छुट्टी लेनी पड़ी तो मतलब अगले दिन का बर्डन बढ़ गया. Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट दोज एग्जैक्टली, मतलब उन दिनों में वीडियो लेक्चर्स भी चल रहे थे और क्या क्या चल रहा था, मतलब शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, क्या क्या कर रहे थे. So उन दिनों में I used to watch the lectures and उसके बाद में I also used to revise, like whatever lectures I used to see, I used to also revise that what I have seen in the lecture, because it was not just that I have to watch the lectures and I have to complete the syllabus only. I also used to revise everything whatever you used to teach, like whatever interpretation that you do, the extreme level of interpretation that you do. So I had to absorb all those things. So after watching your lectures, I used to sit and just analyze that what you have taught, so that it gets set into my mind that after watching the lectures, when I'm doing my self study, I used to retain everything in my mind. So lectures देखना, उसके बाद में उसे consistently revise करना, I used to do the same. And whatever notes you used to मेक इन द क्लास वो बनाना, उसके उसी के साथ साथ बुक्स में मार्किंग करना, हाईलाइट करना, एंड जो भी आप एग्जाम्पल्स देते हैं उसे साइड में नोट करना. एंड 3 महीने में मेरी बुक्स ऐसी हो गई थी कि उसमें बिल्कुल लिखने की जगह ही नहीं बची थी. अच्छा. So सारी चीजें I used to do in the book मतलब itself. मेरा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, आपने अपना बहुत सारा लिख लिया बुक्स के अंदर, एंड द बुक्स बिकेम योर रजिस्टर Yes, sir. फाइनली, और सब कलर मार्किंग, कलरफुल मार्किंग सब कर दिया उसी के अंदर. I used to use different colors of pens in order to prioritize कि कौन सी चीज ज्यादा important है, कि next time जब भी मैं उसको पढूं, so that I get to फॉर एग्जाम्पल विच कलर्स.
So blue color pen, green color pens, and red color pen, black pens. I used to use all these kind of pens, and I used to mark कि कौन सी, like if I'm using the red pen, that is for most important thing that I have learned. उसके बाद में उससे थोड़ा कम important, so that green color. So according to the time that I'm having in my hand, जब भी मैं revise करने बैठी हूँ, I have to focus only on those colored pens. So I used to use this. तो मतलब रजिस्टर और कॉपीज अलग से नहीं बनाने की जरूरत पड़ी और जो बुक के अंदर था वही काफी है। कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं मेरे जो मैं बुक में नहीं देता हूँ, मतलब उसका कैसे मैनेज किया, वो अलग से ड्रॉ किया? यस सर, जो आप नोट्स बनवाते थे उसके लिए अलग से कॉपी बनाई थी जो आप लिखवाते थे, बाकी सेल्फ नोट्स नहीं बनाए। शॉर्ट नोट्स जो पॉइंटर्स होते हैं वो मैंने नहीं बनाए थे। आई यूज्ड टू मैनेज इट इन द बुक्स इटसेल्फ। सब एग्जॉस्टिव तैयार कर लिया यस एक जगह? यस। गुड गुड गुड। और उसके बाद 3 महीने लगाकर आपने 5 पेपर खत्म कर दिए, एंड देन लेटर ऑन टैक्स, कंपनी अकाउंट्स, सीएमए एंड एफएमएसएम उसके बाद। फाइनली आल से वो कब तक सिलेबस खत्म हो गया था पूरा वन टाइम? सर 2.5 months वी हैव टू कीप इन हैंड फॉर स्टडीज। जब तो वो तब तक कंप्लीट कर लिया था मैंने सभी। बाकी सीएमए और एफएम के लेक्चर्स मेरे एंड तक चले थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे लेक्चर्स, तो वो एंड तक चले थे, तो उसका रिवीजन जो बाकी सब मैंने कर लिया था उसका रिवीजन, एंड जो सीएमए एंड एफएम है वो साइमल्टेनियसली चल रहा बट था। यू स्कोर्ड 80 प्लस इन सीएमए एंड यू स्कोर्ड 80 प्लस इन एफएमएसएम? आई स्कोर्ड 76 इन सीएमए एंड 78 इन अच्छा, एफएम। 76 एंड फाइन 78। फाइन फाइन फाइन। यस सर। बट दैट इज वेरी हाई स्कोर, मतलब उसमें रिवीजन करने का बहुत मौका नहीं मिला, तो साथ साथ पढ़ रहे थे? Yes, sir. Yes, sir. I used to solve the MCQs on a consistent basis, and as I told कि जब भी मैं solve कर रही थी, first time पे I solved all the questions that are given in the book that I was being given, and उसमें ही जो मेरी first time पे mistake हुआ करती थी, जिस भी question में जिस point पे मैंने mistake की है, I used to like mark that question and I used to write उसके side में ही कि मैंने इस वाले question में क्या गलती की है, so that next time मुझे सारा देखने की जरूरत ना पड़े, and I used to just focus on those particular questions, और वही point जो मैंने mistake किया होता था I used to mark that thing ताकि ओके, next time मुझे सारा ना करना पड़े। तो ये बोलकर चलें कि आप 31 मार्च तक आप 6 पेपर्स तो कंप्लीट कर चुके थे, 5 लॉ पेपर्स एंड 1 टैक्सेशन पेपर अप टू 31 मार्च, लेकिन अप्रैल और मई में भी थोड़ा बहुत आपका सीएमए और एफएमएसएम चल रहा था। लॉ पेपर्स की कितनी रिवीजन्स की होंगी, कितना रिवीजन करने का? एक बार तो आपने 31 दिसंबर तक खत्म कर दिया था, फिर उसके बाद 5 मंथ्स में लॉ पेपर्स की रिवीजन कितनी कर ली होंगी? सर 2 times तो मेरी हो ही गई थी रिवीजन अच्छी तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू फोकस ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक्स दैट आई यूज टू फाइंड टेक्निकल, तो उन टॉपिक्स को मैं बहुत बार रिवाइज किया करती थी इंस्टेड ऑफ लाइक रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस। 2 बार पूरा सिलेबस हो गया था, उसके बाद में जस्ट सेलेक्टेड टॉपिक्स आई यूज टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स सो दैट उन टॉपिक्स पे मेरा ग्रिप अच्छी तरीके से रहे। अच्छा, 2 बार फुल रिवीजन और उसके बाद सिलेक्टेड टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी रिवीजन। देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता है, मतलब सुबह आप कितने बजे उठते हो, शाम रात को आप कितने बजे सोते हो? कई लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं इस चीज को लेकर कि मैं पढ़ाई का क्या क्या शेड्यूल बनाऊं सो दैट डिस्टरबेंस कम हो, आउटपुट ज्यादा हो। कई बार ऐसा होता है पढ़ाई करने के लिए बैठे, फ्रेंड्स का फोन आ गया, चल आना घूमने के लिए चलते हैं, और किसी गर्लफ्रेंड है तो उसका फोन आ गया कि कहाँ कहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, चलो मेरे साथ। तो मतलब वो जो फ्लो बना होता है वो फ्रेंड्स की चक्कर में वो फ्लो खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो हम दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं, फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं और पढ़ाई के शेड्यूल के बारे में। पहले पढ़ाई के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई करते थे, कब उठना, कब सोना, कब पढ़ना, दिन में मैक्सिमम आउटपुट कैसे आती थी? सो आई यूज टू स्टडी एट नाइट ओनली, मैं रात के टाइम ही पढ़ा करती थी, एंड आई यूज टू स्लीप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, एंड टिल 11 या 12, 5 to 6 hours आई यूज टू स्लीप, एंड देन फिर 12 o'clock से वापस पढ़ने बैठना लाइक आफ्टर डूइंग माई रूटीन। फिर वही सुबह 6 बजे तक आई यूज टू स्टडी एंड देन अगेन स्लीपिंग फॉर 5 to 6 hours, एंड दिस वॉज माई रूटीन। दैट्स क्वाइट फैंटाबुलस। हाँ, सुबह 6 बजे सूरज उगता है और आप सुबह 6 बजे सोने के लिए यस चले जाते हो। 6 to 11, 5 hours या 6 to 12, 6 hours स्लीपिंग टाइम। यस जब घर में पूरा हल्ला बोल होता है, किचन में काम हो रहा होता है और सब कुछ हो रहा होता है, और मतलब आप घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, यू आर नॉट इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियसली उस वक्त घर में जब इतना चहल पहल होगी, कपड़े धोए जा रहे होंगे और वट एवर, तो वो आपका स्लीपिंग टाइम है एंड यू आर फुली कंफर्टेबली स्लीपिंग। और 12 बजे फिर उठे, ब्रेकफास्ट किया, 12:30 ब्रेकफास्ट किया, और फिर पढ़ाई करने कितने बजे बैठ गए? So I used to take 1.5 hour for my routine or whatever I had to eat. 1:30
again, फिर again I will 1:30 AM मतलब 1:30 PM दोपहर को आप पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, एंड फ्रॉम 1:30 PM to 6 a.m. in the morning. 6 AM in the Yeah, morning yeah. स्टडिंग एंड स्टडिंग एंड स्टडिंग, और बीच में छोटे मोटे जो लाइक ब्रेक्स चाहिए होते छोटे हैं. मोटे ब्रेक्स Yes, I जो used to कूल take. डाउन करने के लिए चाहिए. Yes, actually. एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का वीडियो देखते थे, बिकॉज मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिर्फ कंपनी लॉ का वीडियो देख रहे हैं या थोड़ा कंपनी लॉ का, थोड़ा एसयूबी का, थोड़ा जेआईजीएल का, कैसे मतलब टू सब्जेक्ट्स इन वन डे? Yes, sir. I used to watch the lectures of company law and SUB together because these two subjects are interlinked, and there are many topics which are common in these two. So I used to have that convenience of linking the things together as you used to do. तो इन दोनों को मैं एक साथ देखा करती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट JIGL, EBCL और सिक्योरिटीज लॉ, इनका आई यूज टू वॉच अकॉर्डिंग टू माई मूड कि मुझे जो पढ़ने का मन करा आई यूज टू डू दैट. जैसे फ्लो बना हुआ है, Yes, फ्लो actually. मतलब वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ Yes, स्टडिंग एट होम. complete flexibility. I don't used to structure my schedule a lot. I was really flexible in that कि जिस टाइम लाइक इट वाज नॉट नथिंग कि मुझे दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना है या एक सब्जेक्ट पढ़ना है. इट डिपेंडेड अपॉन माय मूड, जैसा फ्लो चल रहा है आई यूज्ड टू डू द सेम. ठीक ठीक ठीक. और वीडियोस के साथ आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ड्यूरिंग द वीडियो. तो कभी ऐसा लगता था इंक्रीज कर ली स्पीड, वीडियो में स्लो लग रहा है या नहीं, जो स्पीड है वो सही है? No, no, sir. I used to go with the flow, whatever you used to अच्छा, जो maintain. रेगुलर वीडियो का Yes. वन स्पीड पे जैसे है, तो Yes. दैट इज गोइंग ऑन. Yes. 1.2 या 1.3 करने की No, not. जरूरत नहीं पड़ी, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई से एट टाइम स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम 1.2 स्पीड पे देखते हैं ताकि 2 घंटे का वीडियो जल्दी खत्म हो जाए. सो यू यूज्ड टू गो विद द रेगुलर स्पीड, Yes, sir. और वो रेगुलर स्मूथ फ्लो में जैसे आ रहा है, कंसिस्टेंट वो चल रहा है. चलो, प्रेटी नाइस. Now the another question that comes to mind regarding the parental support, which is I think most important thing. तो मम्मी कभी बोलती थी सुबह सो जाती है. मम्मा को एक्चुअली ये वरी रहता था कि यू डोंट रेस्ट अ लॉट लाइक अच्छा. तो मम्मा को ये रहता था बहुत बहुत पढ़ना हो रहा है. दो इट वाज अ गुड थिंग बट शी इज मॉम आफ्टर ऑल, so she used to She was worried. yeah, actually she was worried that you are only sleeping for 5 hours in a day. 5 पूरी hours. रात पढ़ती रहती है. Yes, sir. पूरी Yes, रात sir. पढ़ती. Yes. तो कभी ऐसा था कि मम्मा रात को आ रही हैं, कुछ खा ले बेटा? Yes, she used to be there. Like रात को मम्मा मुझे टी सोने से पहले टी और कॉफी ये बना के देके जाती थी. एंड रात के लिए भी कुछ खाने वगैरह के लिए शी यूज टू मेक श्योर कि है ताकि मैं खा लूँ. दो आई डोंट यूज टू ईट इट बिकॉज पढ़ाई से मन ही नहीं हटता था. अच्छा. लेक्चर्स के बीच में उठ के जाके एंड खाना आई डोंट यूज टू फील लाइक दैट, बट स्टिल she was there. And I'm really blessed कि मेरी family ने पूरा support किया था, especially my elder brother. And I would like to give special thanks to him because I believe कि अगर वो नहीं होता तो I wouldn't have been possible to it wouldn't have been possible for me to get a rank in foundation, neither in You executive. got the foundation rank also, and then you got the rank in Yeah. executive also, and all the best. अब तो expectation बढ़ गई है, you should get all India rank in the CS professional also. So I will just seek your blessings for that. Definitely, always there. अब एक चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगा, सीक्वेंस मतलब जब प्रिपरेशन करते हैं, रिवीजन की प्रिपरेशन करते हैं, तो कई लोग अपना एक रिटन प्लान बनाते हैं, रिवीजन प्लान. तो ऐसा कोई रिवीजन प्लान बनाया था या नहीं, बस सोच लिया था कि पहले कंपनी लॉ करना है, एसयूबी करना है, या पैरेलल में रिवीजन करना है? रिवीजन टाइम जब सिलेबस खत्म कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद रिवीजन का प्लान क्या था? Sir, I used to focus on one subject कि एक subject को पूरा complete करके then I used to switch on to the next subject. And as I told कि मेरी जो CMA और FM की classes है वो भी simultaneously वो तो चल ही रही थी. Yes, तो कभी like वैसे तो I used to focus on one subject, लेकिन कभी जैसे थोड़ा बोर हो गए उस subject से तो I used to switch on to the practical subjects. तो वो एक kind of refreshment लेके आते हैं that you are doing company law for the entire day, but again थोड़ा बोर होने लगे उससे, तो then I used to use to do the practical subject. मतलब आफ्टर ऑल आप कंपनी लॉ अगर एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो एट द एंड ऑफ 10 आवर्स यू फील लाइक कि बहुत हो गया अभी, एंड दैट फील्स वेरी हैवी आल्सो एट द सेम टाइम. उसमें क्योंकि इट्स नॉट लाइक इंग्लिश नॉवल, आप लॉ पढ़ रहे हो और लॉ को लॉ की तरह पढ़ना और एब्जॉर्ब करना, एनालाइज करना, एब्जॉर्ब करना, रिटेन करना, देन सो ऑब्वियसली दैट इज हैवी. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये हो गया कि आपका डाइवर्जन हो गया, कैलकुलेटर आ गया हाथ में, कुछ भी हुआ तो फील्स डिफरेंट. That's how it is. So that is how you manage your game plan. तो मतलब कुछ अगर थोड़ा सा याद हो कि जब 31 मार्च के बाद जब रिवीजन किया था,
तो पहले कंपनी लॉ पढ़ा था, फिर JIGL, SUB, या कोई और ऑर्डर में था? किस ऑर्डर में था? आई रिमेम्बर मैंने JIGL पहले कंप्लीट किया था. अच्छा. उसके बाद में आई स्विच्ड ऑन टू कंपनी लॉ बिकॉज कंपनी लॉ इज क्वाइट अ वास्ट सब्जेक्ट. तो उसको एक बार मैं पहले करके रखना चाहती सो दैट कभी भी अगर जैसे आई एम स्टडिंग सिक्योरिटीज लॉ और उससे थोड़ा सा बोर हो गई सो आई यूज टू जस्ट रिकॉल वन ऑफ द टॉपिक ऑफ कंपनी लॉ ताकि उस सिक्योरिटीज लॉ से भी थोड़ा ब्रेक मिल जाए एंड कंपनी लॉ का भी रिवीजन हो जाया करता था. सो कम जो बड़े टॉपिक्स थे, बड़े सब्जेक्ट्स थे, आई कंप्लीटेड दोज फर्स्ट सो दैट आई कैन हैव इनफ टाइम इन माई हैंड कि उनको बाद में भी मैं रिवाइज करूँ. तो JIGL I personally like that subject a lot. Okay. बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे. So JIGL को मैंने उसे कंप्लीट किया just because I had interest in that subject. Company law was also one of my favorites because I read it from you. तो अपने आप इंटरेस्ट उसमें बिल्डअप हो जाता है. तो कंपनी लॉ I completed first. उसके बाद में EBCL I did. तो बड़े बड़े पहले मैंने रख दिए थे साइड में करके. Then I switched on to the smaller subjects. अच्छा, SUB उसके बाद में, and then subsequently security law or EBCL after. You scored very nicely in EBCL also. Yes, I scored 74 in that. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि कई लोग बोलते हैं EBCL is very boring. As per you, EBCL में 3 favorite chapters personally for you. First is of course Competition Act because that's the hero of EBCL. तो first is 25 marks. Yes, actually. तो पहला Competition Act रहेगा. उसके बाद में I would say FEMA तो नहीं कहूँगी. ECB because it was new. तो उसमें से आने के chances भी थे because it was an amended chapter. और उसके अलावा I would say जो हमारे पार्ट सी में चैप्टर्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ये जो ऑलरेडी फाउंडेशन में हुए हुए होते हैं तो वो थोड़े लाइट लगते हैं, इजी लगते हैं एक्चुअली फेमा के सामने. उसको ग्रिप कर लो. तो मतलब पार्ट बी और पार्ट सी को जल्दी से ग्रिप कर लो. 25 मार्क्स, 35 मार्क्स, 60 मार्क्स ग्रिप में आ गया. बाद में 40 मार्क्स को बाद में हैंडल करना है. फेमा है, RBI एक्ट है, NBFC का थोड़ा सा अलग स्ट्रीम है. So that is it. And part A में भी I used to do the like easier chapter first. जैसे RBI है, SEZ है, ECB है, जो छोटे chapters हैं उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ घुमाने के लिए तो है नहीं. यस सर. तो वो पहले कंप्लीट किया था. उसके बाद में जैसे FDI चैप्टर है, FTP चैप्टर है, ये सब बाद में रखे कि चैप्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है और मार्क्स वेटेज कंपैरेटिवली उस हिसाब से कम है, तो उसको बाद में किया. दैट इज हाउ यू. And how much you scored in EBCL? 74. 74 yes. is big score in EBCL. तोते उड़ जाते हैं लोगों का, सिलेबस खत्म नहीं होता. और एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि EBCL को आप रिवाइज कैसे करोगे इन वन डे, मतलब हाफ डे रिवीजन. दैट वाज चैलेंज. Yeah, it was definitely a challenge. तो पहले कंपटीशन एक्ट उठाया था. If I talk about one day before the exams, तो पहले कंपटीशन एक्ट किया था. उसके बाद में I did the chapters part C वाले जो ये 4 कंपटीशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं तो ये वाले किए थे. उसके बाद में I did the ECB चैप्टर जो अमेंडेड थे अभी, वो वाले किए थे. और फिर उसके बाद में जो भी चैप्टर्स थे वो 100% रिवाइज हो गया था हाफ डे में. टू बी ऑनेस्ट 100% नहीं हुआ था. That's very tough. Yes, तो वो नहीं हुआ था. लाइक FTP चैप्टर, FTP 2 मैंने किया था बट थोड़े बहुत चैप्टर्स मेरे रह गए थे करना रिवाइज. Because EBCL is one tough paper revision wise. It is so vast. अलग अलग चैप्टर्स हैं और सब अलग अलग कहानी है. आपस में कंपनी लॉ में तो सारे चैप्टर्स को रिलेटेड है, लेकिन EBCL में तो सारे चैप्टर्स जो है वो डिफरेंट स्कैटर्ड हैं. दैट्स व्हाई इट्स वेरी टफ. बट स्टिल यू हैड द गट्स. और 100 नंबर का अटेम्प्ट हो गया था पूरा. यस, EBCL में हो गया था. 100 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट हो गया था. एंड देन यू फाइनली गॉट 74. Let us come to company law. Top 3 most you can say personally the chapters you are fond of, जो पसंद है. फर्स्टली डायरेक्टर्स बिकॉज उसकी जो आपकी बुक है सर डायरेक्टर्स की, दैट्स लाइक that I don't have words to to express the love that I have got for that directors वाला पूरा book. उस पे जो आप 400 pages yes, of board of directors. Yes, sir. Only, as you have written on that particular book A to Z analysis of board of directors. So that has been one of my favorite topic in company law. Apart from that, general meeting, that's also quite lengthy. But when we do it with you, sir, it becomes really interesting. जितना बड़ा topic उतना ज़्यादा interest आता है. जितना depth में जाके आप उसे समझाते हैं, in like RPT, the kind of analysis that you do of that particular topic, मतलब वो उसमें मजा आ जाता है. 8 hours. Yes, sir. उसमें मजा आ जाता है. Related party transaction for 8 hours. Yes, sir. Yes, sir. I remember मैं
खुद मैं पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाता हूँ कि मैं इसको कब खत्म कर पाऊंगा, और खत्म होता नहीं है वो आसानी से, जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट गोज ऑन। एमरेसिस जो है ना as you say in the beginning of those particular topics कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उड़ान भरने को तैयार है, so that's really good sir. वो 8 घंटे में तो यहाँ से आदमी कहाँ से, यहाँ से क्या बोलूँ, मलेशिया पहुंच जाएगा। वेल जितनी देर में हम आरपीटी करते हैं, 8 hours, Yes sir, definitely sir. 80 hours of board of directors, and that's very vast. Yes. थर्ड चैप्टर जो पसंद हुआ, Third would be deposits. deposits. Yes. It's a small Small chapter, chapter. Yes. but very technical, Yes sir. very And technical. as I said sir, वो technicality समझने में ही बहुत मजा आता है. The way you teach, that's really commendable. वो जो डिपॉजिट्स का रूल 2 है और डिपॉजिट की डेफिनेशन है, Yes sir, deposit definition. I'm really fond of that definition sir. 4 hours, Yes sir. one definition of deposit takes 4 hours to study. Yeah, 2 plus 30. मेरे को आपने वो दिन याद दिलवा दिए जब हम फेस टू फेस क्लासेस में यहाँ पर चिल्लाया करते थे उस डेफिनेशन को लेकर, एंड वी यूज्ड टू काइंड ऑफ सबके तोते उड़े होते थे कि हो क्या रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स वर देयर। क्या एनी ये हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि JIGL में योर मोस्ट फेवरेट 3 चैप्टर्स इन JIGL। JIGL would be first would be IPC, ओके, and then it would be so JIGL, as I told, it's my personal favorite subject. तो उसमें सारे के सारे ही three फेवरेट है, chapters सारे ही मेरे फेवरेट है। सोचना भी मुश्किल हो रहा है yes कि yes इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ज्यादा अच्छा था yes या sir, टॉट्स था या yes sir. Torts तो yeah sir, वो तो सभी का ही फेवरेट होता है torts तो it's the first chapter वो that फनी है ना इतना, दैट yes इज sir. एक्चुअली फनी एग्जांपल्स, एंड चैप्टर बाय इटसेल्फ इज वेरी फनी एक्चुअली। एंड हाउ अबाउट CMSL सिक्योरिटी लॉज, Sir, उसमें टॉप 3 हाँ। takeover code, ICDR, and last would be that part B. In that part B, 30 marks. That one. ओके, तो टेक ओवर कोड में तो वी गो एट लेंथ, Yes, sir. वंस अगेन वही लंबा चैप्टर है, Why, sir? एंड Yes. वी डिवोट 32 आवर्स Yes, sir. इन दैट। और दूसरा आपने बताया ICDR. ICDR, वो भी लेंदी है, Yes. we devote kind of 25-28 hours Yes. on that। And part B, it's the hero again of SLC. हाँ, पार्ट बी तो स्कोरिंग है ही है, Yes, 30 और उसमें marks. फ्यूचर्स ऑप्शंस Yes, सब कुछ पढ़ते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वी गो एट लेंथ, मजा आता है उसके sir. Yes, अंदर। sir. Very new concept. चलो एनी हाउस, मुझे भी अब समझ में आ रहा है ऑल इंडिया रैंक लेने के लिए कौन से चैप्टर्स फेवरेट होने चाहिए। So we have learned it from you. It's only. मेरी ऑल इंडिया रैंक नहीं आई, और मैंने तो कभी बहुत ग्रुप्स देने की हिम्मत भी नहीं की, मतलब आई वाज लाइक वेरी कैलकुलेटेड, एक एक ग्रुप करके देते जाओ पास करते जाओ, एक एक ग्रुप करके देते जाओ पास So करते you जाओ। are like the candle which is enlightening so many of the lives, sir. आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम ऑब्लाइज्ड। So, since the June exams were merged with December exams, we had approximately 6 months time period. So, in that time, I completed 2 revisions, including one in-depth revision of the entire syllabus. Apart from that, I also focused on the amendments that were applicable for the December 20 attempt. मैंने writing practice भी की थी by solving one paper of each subject. Also, one thing that I used to do on daily basis was the MCQ practice, जो एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करती है फॉर द टाइम मैनेजमेंट। एंड लास्ट रिविजन जो मैंने किया था, आई डिड इट इन द 20 days ऑफ डिसम्बर। सो लास्ट 3 days बिफोर द एग्ज़ाम्स मैंने JIGL के लिए सेट असाइड किए थे, एंड इन द 17 days आई completed the remaining 7 subjects. So this is how I completed 3 revision in the time period that I got due to COVID. सो सो मेनी थिंग्स दैट रिया यू हैव टोल्ड अस। और कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में उनको कुछ थैंक यू बोलना चाहते हो आप, यू वांट टू से शो योर ग्रैटिट्यूड टू एनीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। Firstly, I would just say that parents के लिए I don't have words to express कि how much I'm obliged to them, but I would just like to thank them for each and everything whatever they have done for me, and they always support me in each and everything whatever I want to do. They allow me to do so, and I would like to thank my elder brother especially because he is the one who motivated me to do this course, and he was like the backbone of mine whenever I used to feel demotivated or low. He used to be there and he used to motivate me that no, you can do this. And for all India rank as well, he used to say me that you can get it, because at times we feel low कि नहीं हो पा रहा है, लाइक जो टारगेट कभी अचीव नहीं हो पाता है, तो ही यूज्ड टू बी देयर कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। तो स्पेशल थैंक्स टू माय एल्डर ब्रदर।
Great, 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 great. Finally, I'll say बहुत कुछ बताया आपने, मतलब how to reach there. फर्स्ट, और मैं अगर कैलकुलेट करूं तो 1 अक्टूबर 2019 to 31 May 2020, and that comes 8 months, 8 papers, and then finally 8 days in the end. तो 8 महीने और 8 दिन की तपस्या थी, ये हार्डवर्क था, इन विच यू अचीव्ड ऑल दिस. तो इससे मुझे एक चीज और भी समझ में आ रही है, फाइनली द लास्ट लेसन आई एम गेटिंग, कि जिनका अभी सी एस ईट का रिजल्ट आया या सी एस फाउंडेशन का रिजल्ट आया, maybe they have not even started studying for December 2021 exams, maybe, and they are going to get started from 1st March, and they have lost 2 months already. But even if they start from 1st March, they have 10 months in hands, और 10 months का मतलब they can also think about all India rank, सोच सकते हैं all India rank के बारे में, लेकिन उनको भी अपना ये सोच कर रखना पड़ेगा that they should finish their syllabus sufficiently in advance, ताकि लास्ट में रिवीजन करने के लिए क्या उनके पास एक sufficient टाइम बच जाए. और आप बता ही रहे हो बुक्स के अंदर ही सब कुछ नोटिंग कर लो, तो अलग से रजिस्टर बनाने की भी जरूरत पड़ती नहीं है, और लास्ट में वो जो हाफ डे रिवीजन का टाइम होता है उसमें भी वो मैनेज हो जाता है, वो सब कुछ मैनेज हो जाता है. यू आर सेइंग दैट. तो मतलब सिर्फ उन टॉपिक्स को लिख लिया जाए बार बार जिन टॉपिक्स में खुद लग रहा है कि एग्जाम में जाकर फ्री हैंड चलना चाहिए. Yes, sir. चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस प्रैक्टिस? So, sir, whenever I used to study, I used to keep last 3 attempt paper with me. और जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता था, आई यूज टू ओपन दैट पर्टिकुलर दैट 3 क्वेश्चन पेपर्स एंड आई यूज टू फाइंड आउट कि इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं. आई यूज टू ओपन द पेपर्स, आई यूज टू ओपन द आंसर्स. पहले उस क्वेश्चन में से देख करके आई यूज टू मेक द आंसर्स इन माई माइंड कि अगर मैं एग्जाम दे रही होती तो व्हाट आई वुड हैव रिटन इन दैट क्वेश्चन. And then I used to see the ICSI suggested answer, that what is written in that, so that I can come to know कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या उसमें या नहीं. So that used to be my routine कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में पेपर देन आंसर. तो ये शुरू में ही शुरू हो गया था जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, या रिवीजन के टाइम पे शुरू किया No, था? sir, it started from the revision time. रिवीजन टाइम से शुरू किया था, मतलब फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे थे तो फुल कॉन्सेप्ट्स ले रहे थे बुक Yes, से, yes, yes. एंड व्हेन यू स्टार्टेड रिवीजन ऑन लेट अस से 1 March 2020, तो ये था कि चैप्टर भी रिवाइज कर रहे हैं और उसके साथ साथ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं. उसमें थोड़ा बहुत कभी राइटिंग प्रैक्टिस की थी? Sir, I solved 2 papers at the end, full-fledged, like timer लगा के. And apart from that, I used to write the answers जो मुझे technical लगते थे, like case studies, कोई technical case study है तो I used to write that answer, because एक दिमाग में सोचना और एक अपने हाथों से लिखना, that's quite different. तो उन technical questions को I used to write and then I used to match with the ICSI suggested answers कि उसमें और मेरे में जो top content है वो same है या नहीं. So कुछ क्वेश्चंस के आई यूज्ड टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस. अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी राइटिंग प्रैक्टिस आई डिडंट डिड. कुछ क्वेश्चंस Maybe then you were brilliant in your school time in writing and all that as well. माइट बी मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी है पहले से ही, एंड अच्छा. राइटिंग इज आल्सो गुड, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट डिड दैट. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एक मुझे लगता है अब इतनी सारी बातें हुई हैं, एक और छोटा सा एक पॉइंट रह गया दिमाग में, इफ यू डोंट माइंड. श्योर सर, श्योर. तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचे, कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, 3 hours मैनेज करने, हाउ? सर, कंपनी लॉ का पेपर एक बार देख के तो थोड़ा सा एक पैनिक हो ही जाते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन पेपर इतना लंबा होता है, Actually, 11 पेजेस 12 yes, पेजेस. sir, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के एक बार के लिए तो थोड़ा सा हो जाता है. बट देन स्टार्टिंग लाइक जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई होती है कि आपको पार्ट बी से स्टार्ट करना है या जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहे, तो फिर वहीं से स्टार्ट करके व्हेन यू स्टार्ट डूइंग, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यू डू द सेम, और जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए पेजेस छोड़ देने का. सो आई डिड द सेम थिंग. जो आ रहे थे उनके लिए वो पहले कर दिए, एंड देन जो नहीं आ रहे थे उनके लिए पेजेस छोड़ दिए थे. तो एक बार के लिए डर लगता है, बट व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग इट, जब भी आप लिखना स्टार्ट कर देते, देन आई डिडंट यूज टू रिमेंबर कि मैंने कितने पेजेस छोड़े हैं, कितने नहीं आ रहे हैं. जो पहले आता है वो कंप्लीट किया, देन उसके बाद में हैज टू कम बैक कि जो नहीं किए वहाँ पे वी हैव टू राइट समथिंग सो दैट वी कैन गेट द मार्क्स फ्रॉम देयर एज वेल. तो पहले जो आता है वो किया, फिर उसके बाद में जो नहीं आता था वहाँ पे भी वी हैड टू राइट समथिंग. फाइन फाइन. यू स्टार्टेड विद द पार्ट बी, यस. डायरेक्टर्स एंड जनरल मीटिंग, फेवरेट. हाँ, यस. वहीं से स्टार्ट किया. एंड देन Yes, वन स्मॉल थिंग ओवर हियर, दैट कई स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है कि कंपनी लॉ का पेपर ना बहुत लंबा था, आता हुआ छूट गया. Why that happens and why didn't that happen in your case? So
as I said कि we stick with those questions जो हमें नहीं आते हैं. So जब भी हम वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है. yes sir. Like when we have left the pages for that particular question, we have moved on to the next question. At that time also in the back of the mind we are thinking about the thing कि पीछे छोड़ रखा है. हाँ, So the वो quality. सबकॉन्शियस माइंड जो पीछे Yes. काम कर रहा होता है वो बता रहा होता है, उसमें वो रिकॉल कर रहा होता है कुछ ना Yes, कुछ. yes, yes. So the quality of the answer that you know, that also gets affected. हम्म. So at that time you have to always remember कि जो पीछे छूट गया वो नहीं आता तो वो नहीं आता है. जो आता है उसको पहले you have to write like the quality Best of the quality answer. answers Yes, yes, yes. one has to deliver. Yes. और पेपर पूरा कंप्लीट हो गया. So I left one question actually. एक question Okay. छूट गया था. अच्छा, and still you got 76. 76. जो क्वेश्चन छूट गया था that was 4 marks, 5 marks, 4 marks. 4 marks. 96 you attempted, you scored 76. तो मतलब 100 नंबर का पूरा नहीं भी हुआ है तो 76 आ सकते हैं. 76 is pretty high, I'll say. In any case, so great score and so many tips for future aspirants जो अब CS executive के एग्जाम देंगे जून 2021 में, उन सब के लिए. Thank you so much for being with us and enlightening me also what is happening around. उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन किसी को पूछना होगा, can I forward that question to you? Sure sir, sure. And whatever answer you will give to me, I will forward that. और उसके लिए मेरा WhatsApp नंबर है. जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, they can ask the questions to me on my personal WhatsApp number, and I will forward those questions to Ria. Ria will give the answer to me by WhatsApp. I will pass on the answer back to you. तो आंसर मैं नहीं दूंगा, रिया देगी. And ask Ria whatever you want to ask. Thank you so much, Thank Ria, you for for being here. having me. Thank you so much. Thank you. And thank you everybody for patience that you had with us in this session. Thank you so much. Jai Mata Di. All the best for your future.